हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान भारत भूमि एवं लोग, जो कि बिहार बोर्ड की किताब है, इसका अध्याय 4 जलवायु के सारे प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। देख लीजिए, हमें अध्याय 4 जलवायु, इसके सारे प्रश्नों को हम लोग वीडियो में हल करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए, इस अध्याय का पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न 2, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है। तो दक्षिण भारत में जो होता है, दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि हर रोज तापमान जो होता है कम होता है। तो ऐसा नहीं होता है, दक्षिणी भारत में तापमान जो होता है अधिक रहता है, इसलिए यह तथ्य जो है गलत है। प्रश्न 3, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है। प्रश्न नंबर 4, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, मौसिनराम। प्रश्न 5, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाले आंधी को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है। जाड़े में सबसे अधिक ठंडा कहाँ पड़ता है? तो जाड़े में सबसे अधिक ठंडा खिलनमर्ग में पड़ता है। 8, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा आम्र वर्षा। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। क, जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है, यहाँ अधिक होगा। ख, उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होती है। ग, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबियों ने लगाया था, अरब नाविकों ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा अरब। घ, पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। अंग, पर्वत का पवन विमुख भाग वृद्धि दिया है, यहाँ वृद्धि नहीं होगा, वृष्टि होगा। वृष्टि छाया का प्रदेश होता है, पवन विमुख। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। प्रश्न नंबर क, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। तो इसका उत्तर पेज नंबर 63 में दिया हुआ है। तो 3 का क नंबर हो जाएगा, क का उत्तर यहाँ से होगा। बंगाल की खाड़ी शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्न दाब वाले क्षेत्र में पहुँचने के पहले ही सूख जाती है। अरब सागर शाखा की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समानांतर बहुत बहते हुए आगे बढ़ जाती है तथा दोनों हालत में वह क्षेत्र सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है। यहाँ तक इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न ख, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसका आंसर पेज नंबर 57 में है। ख का उत्तर देखिए, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। इसका कारण है, भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। यहाँ तक हम इसका ख का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न ग, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। तो इसका उत्तर भी पेज 63 में है। देखिए 3 का ग का उत्तर, भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ के किसान खेती में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चित होने के कारण कभी फसल मारी जाती है
तो कभी बहुत अच्छी फसल होती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। तथा कहने का मतलब है कि हमारा जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। तो मानसून कभी हमारे यहाँ समय से आती है तो कभी लेट आती है, कभी नहीं भी आती है, जिसके वजह से हमारे यहाँ के फसलों को नुकसान होता है। इसीलिए मानसून को भारत की कृषि का जुआ कहा जाता है। प्रश्न घ, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका भी उत्तर पेज 63 में हम लोग देखेंगे। देखिए 3 का घ का उत्तर यहाँ से होगा। सबसे ज़्यादा वर्षा असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है। यही चेरापूंजी तथा मौसम राम है, जहाँ जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर तक होती है। तो यह है 3 का घ का उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेज नंबर 51 में। 3 का अंग का उत्तर देखिए यहाँ से, जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल विरल होता जाता है तथा तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित उटकमंड अर्थात ऊटी तमिलनाडु में तापमान काफ़ी कम रहता है और गर्मी में काफ़ी अधिक में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर क, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो इसका भी उत्तर हम लोग पेज नंबर 57 में देखते हैं। तो देखिए यहाँ भारत में शीतकालीन वर्षा की सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग जैसे तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। बस इसका उत्तर हम इतना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फेरल का क्या नियम है। तो इसका उत्तर हम लोग पेज नंबर 52 में देखते हैं। तो देखिए 4 का ख का उत्तर, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक वर्षा होती है। इसका उत्तर हम लोग यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न ग, जेट स्ट्रीम क्या है। तो इसका उत्तर भी पेज नंबर 52 में है। देखिए 4 का ग, जेट स्ट्रीम क्या है। तो ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती है। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहलाता है, गर्मी में अप्रैल से अगस्त दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। ऐसे स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर तथा पवन की दिशा मुख्य कारक है। तो इसका उत्तर यहाँ तक लिख लेना है। अगला प्रश्न है घ, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग पेज नंबर 57 में। तो देखिए यहाँ पे भारतीय मानसून की बहुत सारी विशेषता है, जिसमें से हमको 3 ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पर 3 विशेषता में टिक लगा दिया है, इसको आप लिख सकते हैं। पहला है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है, जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। यानी सब जगह पर एक समान वर्षा नहीं होती है, ये भी भारत की एक विशेषता है। 7, मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है, फलतः फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाएं लाती है।
तो ये भारतीय मानसून की 3 विशेषता है। अगला प्रश्न है अंग, लू से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर पेज नंबर 60 में देखते हैं। 4 का अंग का उत्तर देखिए यहाँ से। उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म एवं शुष्क होती है, जिसे लू कहते हैं। इसी समय बिहार तथा पश्चिम बंगाल के आसपास धूल भरी आंधी चलती है। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है। प्राय ये शाम के 3 बजे के आसपास आती है तथा थोड़ी वर्षा भी करती है। इस वर्षा से असम के चाय की फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। इससे आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, अतः इन आंधियों को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 6, मानसून का विस्फोट क्या है? तो इसका उत्तर भी पेज 60 में मिल जाएगा हम लोगों को। आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना कहा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। प्रश्न नंबर 6, भारत के अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए भारत का जो अत्यधिक गर्म क्षेत्र है वो है फलोदी, जो कि राजस्थान में है, और ठंडा प्रदेश जो द्रास है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। प्रश्न 5, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का क, भारत की मानसून जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को 100 उदाहरण समझाइए। तो ये थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन है, इनका उत्तर थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए देखिए इसका उत्तर पेज आपको 53, 54 और 55 में मिलेगा। तो 5 का यहाँ 5 का क का उत्तर हो जाएगा। अरबी शब्द मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अरब के नाविक अरब सागर में चलने वाली उन हवाओं के लिए क्या करते थे जो ऋतु के बदले ही अपनी दिशा भी बदल लेते थे। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है। अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है, अतः इन्हें क्रमशः दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा थोड़ा लंबा होगा, इसमें ये सारा आप लिख सकते हैं यह पूरा। उसके बाद 54 हो गया, 55 का कुछ हिस्सा इसमें लिखना पड़ेगा आपको, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हमें लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। प्रश्न ख, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 58 में है। तो देखिए यहाँ पे भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है, जो अन्य किसी देश में दुर्लभ है। ये ऋतुएं हैं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर ऋतु। किंतु भौगोलिक दृष्टि से तथा मौसम विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः निम्नलिखित 4 ही ऋतुएं हैं। पहला शीत ऋतु, जो कि मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहती है। दूसरी ग्रीष्म ऋतु, जो मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। तीसरा वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और चौथी है लौटती मानसून ऋतु, जो कि मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक रहती है। अब इसमें से हमें एक का भौगोलिक दृष्टि से उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसमें से हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु, जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तर की ओर लंबवत होती जाती है, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। जून तक सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाती है, जिससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई तथा समुद्र की निकटता के कारण तापमान कम रहता है, किंतु उत्तर भारत में औसत तापमान मई 38 डिग्री से अधिक रहता है। तो इसका ग्रीष्म ऋतु के बारे में ये आप पूरा अध्ययन करके इसको आप लिख सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हम लोगों का। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसे। प्रश्न ग, भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर पेज नंबर 57 में है। देखिए 5 का ग का उत्तर है पेज नंबर 51 में। मैंने उस समय आप लोगों को गलती से 57 का दिया, लेकिन यह पेज नंबर 51 में है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य से गुजरती है।
भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्णकटिबंध जलवायु पाई जाती है। अतः दक्षिण भारत गर्म में उत्तर भारत अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय से लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 मीटर से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती, जिससे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाता, परंतु गर्मी में हिमालय मानसून हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती है। अगला कारक है वायुदाब एवं पवन। तो वायुदाब को भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं, बाकी ये पूरा पॉइंट आपको लिखना होगा। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। तो देखिए वायुदाब एवं पवन में से आप कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं या पूरा भी से लिख सकते हैं। अगला है, यहाँ तक आपको लिखना होगा, लिखना चाहते हैं तो। अगला है जल एवं स्थल का विवरण। तो भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। वहाँ तापमांतर कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं, पर उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा तथा गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापमान अंतर बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु विषम बन जाती है। यही कारण है कि दिल्ली में जाड़े में ऊनी कपड़े तथा गर्मी में बर्फ दोनों ही खूब बिक्री होती। तो आप इसका उत्तर यहाँ तक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जेड धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह पेज नंबर 52 में है। तो देखिए 5 का घ का यहाँ से उत्तर होगा। ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। यह पूरा लिखना होगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अगला है भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 55 में इसका उत्तर है। 5 का अंगों का उत्तर है भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है मानसून के स्वभाव में अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी इसके सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं। एक दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसम है जो जून से सितंबर तक होती है। अगला पॉइंट है समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला है मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होता है। चौथा, गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। 6, मानसून वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है, जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला है मानसून कभी पहले और कभी देर से आती है, कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है, फलतः फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सूखा जैसे आपदाएं लाती है। तो ये रहा हमारा 5 का अंगों का उत्तर। प्रश्न नंबर 4, एल नीनो एवं ला नीना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर पेज नंबर 53 में है। तो यह 5 का एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु चाइल्ड होता है। वास्तव में एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वेडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। इस गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ अंश इस निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है तथा सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष
यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून सामान्य रहता है तथा अच्छी वर्षा होती है और कभी कभी बाढ़ का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। एल नीनो के अध्ययन से मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये था एल नीनो। अब पढ़ते हैं हम लोग ला नीना के बारे में। इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। यह ठंडी जलधारा भी पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचकर वायुदाब को बढ़ा देती है। इस उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती है। इसकी कुछ मात्रा वो दिखाई नहीं दे रहा भैया। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे सामान्य से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में भी भारी वर्षा होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रहा। सारे प्रश्न उत्तर हम लोगों ने हल किया। अब जो भी प्रश्न उत्तर बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हल करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप लोग कमेंट भी करें और इसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसके प्रश्न उत्तर हल कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।